महात्मा गांधी एक नाम जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आज हम आपको महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत की यात्रा पर ले जाएंगे, जिसमें आप उनके संघर्ष, उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को समझ पाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाई। आइए उनके जीवन की इस यात्रा में उनके साथ चलें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बंबई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां पुतलीबाई एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी और उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वो 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट, जो काठियावाड़ में एक अन्य राज्य था, चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान बने। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनका दाखिला हाई स्कूल में हुआ। हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समलदास कॉलेज, भावनगर में दाखिला लिया। इसी बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु नाव लेने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने, जो समुद्र पार करने को संदूषण के रूप देखते थे, उनके विदेश जाने पर अड़िग रहने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और इस तरह औपचारिक रूप से उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वो साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुए। लंदन में शुरुआती कुछ दिन काफी दयनीय थे। लंदन में दूसरे वर्ष के अंत में उनकी मुलाकात 2 थियोसोफिस्ट भाइयों से हुई, जिन्होंने उन्हें सर एडविन अर्नोल्ड के मिलवाया, जिन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस प्रकार सभी धर्मों के लिए सम्मान का रवैया और उन सबकी अच्छी बातों को समझने की इच्छा उनके दिमाग में प्रारंभिक जीवन में घर कर गई थी। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी ने राजकोट में कुछ समय बिताया, लेकिन उन्होंने बंबई में अपने कानूनी प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। हालांकि बंबई में खुद को स्थापित करने में विफल होने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और पुनः शुरुआत की। अप्रैल 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त करने पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वह आगमन पर उन्होंने करीब पहली बात महसूस की वो गोरों का नस्लवाद पर दमनकारी माहौल था। भारतीयों, जिनमें से बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका में व्यापारियों के रूप में, गिरमिटिया मजदूरों या उनके वंशज के रूप में बसे थे, गोरों द्वारा हे दृष्टि से देखा जाता था और कुली या सामी बुलाया जाता था। इस प्रकार एक हिंदू डॉक्टर को कुली डॉक्टर बुलाया जाता था और गांधी जी खुद को कुली बैरिस्टर बुलाते थे। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उनका सामना कई असामान्य अनुभव और चुनौतियों के साथ हुआ, जिसने गहराई से बापू के जीवन को बदल दिया। गांधी जी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए 1893 में डरबन में आए थे। दक्षिण अफ्रीका में बापू के काम ने नाटकीय रूप से उन्हें पूरी तरह से उसे बदल दिया, जहां उन्हें आमतौर पर काले दक्षिण अफ्रीकी और भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। डरबन में एक दिन अदालत में मजिस्ट्रेट ने उनसे पगड़ी हटाने के लिए कहा, जिसे गांधी जी ने इनकार कर दिया और अदालत से चले गए। 31 मई 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे। एक गोरे ने प्रथम श्रेणी गाड़ी में उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और उन्हें ट्रेन के अंतिम वैन डिब्बे में स्थानांतरित करने के लिए आदेश दिया। गांधी जी, जिनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, ने इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। स्टेशन के प्रतीक्षालय में सर्दी में रात भर कांपते रहे बापू ने दक्षिण अफ्रीका में ही रहने और भारतीयों एवं अन्य लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसी संघर्ष से उनका अहिंसक प्रतिरोध अपने अद्वितीय संस्करण सत्याग्रह के रूप में उभरा। आज गांधी जी की एक कांस्य प्रतिमा शहर के केंद्र में चर्च स्ट्रीट पर खड़ी है। दक्षिण अफ्रीका में इस दूसरी अवधि के दौरान गांधी के जीने के तरीके में आमूल परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी इच्छाओं और खर्चों में कमी शुरू की। वो स्वयं अपने धोबी बने, अपने कपड़े खुद इस्त्री की, अपने बालों को खुद काटना सीखा। स्वयं की मदद से संतुष्ट न होकर उन्होंने एक चैरिटेबल अस्पताल में 2 घंटे के लिए एक कंपाउंडर के तौर पर काम किया।
उन्होंने नर्सिंग और दाई के काम पर भी किताबें पढ़ी। 1899 में जब बोर युद्ध छिड़ा तब उन्होंने डॉक्टर बूथ की मदद से 1100 भारतीय स्वयंसेवकों का एक एम्बुलेंस दल तैयार किया और इसकी सेवाएं सरकार को प्रदान की। गांधी के नेतृत्व में इस दल ने महत्वपूर्ण सेवाएं दी। गांधी को सबसे खुशी इस बात से हुई कि भारतीयों ने भाइयों के रूप में काम किया और धर्म, जाति या संप्रदाय के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर एक साथ खतरों का सामना किया। गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, एक महात्मा जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल अपने लोगों की सेवा करने की एक महत्वाकांक्षा के साथ। हालांकि बुद्धिजीवियों ने दक्षिण अफ्रीका में उनके कारनामों के बारे में सुना था, भारत में वे प्रसिद्ध नहीं थे और सामान्य भारतीय भिखारी के वेश में महान आत्मा, जैसा टैगोर ने बाद में उन्हें बुलाया था, को नहीं जान पाए थे। पहले वर्ष में गांधी ने कान खोलकर और मुंह बंद कर अध्ययन करने के लिए पूरे देश की यात्रा करने का निर्णय किया। पूरे वर्ष घूमने के उपरांत गांधी अहमदाबाद के बाहरी किनारे पर साबरमती नदी के किनारे बस गए, जहां मई 1915 में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में हुआ, जहां वे सताए हुए नील की खेती करने वाले मजदूरों के अनुरोध पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया गया और जब उन्होंने मना किया तो शर्मिंदा मजिस्ट्रेट ने केस की सुनवाई स्थगित कर दी और बिना जमानत के उन्हें रिहा कर दिया। सत्याग्रह के पहले प्रयोग की सफलता ने गांधी जी की छवि को देश में काफी बढ़ा दिया। मार्च 1930 में नमक पर टैक्स के खिलाफ गांधी ने एक नया सत्याग्रह चलाया। यह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब उन्होंने स्वयं नमक बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक की 388 किलोमीटर 241 मील की पैदल यात्रा की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ ही गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग तेज कर दी और अंग्रेजों भारत छोड़ो संकल्प का मसौदा तैयार करने के साथ सत्याग्रह शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा और गिरफ्तारी हुई। उन्होंने यह बताते हुए कि उनके आसपास की आदेशित अराजकता असली अराजकता से बुरी थी, यहां तक स्पष्ट किया कि इस बार यदि व्यक्तिगत हिंसा रोकी नहीं गई तो आंदोलन रोका नहीं जाएगा। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा और परम स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का नारा दिया। जनवरी 1948 को उनके ऊपर बम फेंके जाने के 10 दिन बाद गांधी को जब वे बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने मंच पर जा रहे थे, गोली मार दी गई। गांधी जी गिर गए और उनके होठों से हे राम शब्द निकले। 1919 से 1948 में उनकी मृत्यु तक वे भारत के केंद्र में रहे और उस महान ऐतिहासिक नाटक के मुख्य नायक रहे, जिसकी परिणति उनके देश की आज़ादी के रूप में हुई। उन्होंने भारत के राजनैतिक परिदृश्य का पूरा चरित्र बदल दिया। जो कभी अछूत माने जाते थे, उनके लिए भी उन्होंने जो किया वो कम महत्व का नहीं था। उन्होंने लाखों लोगों को जाति अत्याचार और सामाजिक अपमान के बंधनों से मुक्त कर दिया। उनके व्यक्तित्व के नैतिक प्रभाव और अहिंसा की तकनीक की तुलना नहीं की जा सकती और न ही इसकी कीमत किसी देश या पीढ़ी तक सीमित है। यह मानवता के लिए उनका अविनाशी उपहार है। That's all for this video guys। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।